हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। एलन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रियंका द्विवेदी आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एमए होम साइंस, एलटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी और नेट, इन सभी परीक्षाओं में जो बच्चे होम साइंस सब्जेक्ट लेकर के चल रहे हैं उनके लिए डिटेल्ड में कंटेंट इस चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप इस चैनल को प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि ये आपके यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और आप सभी को पता है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं तो उसका बेस हमारा यूजी और पीजी का सिलेबस होता है। अगर आप विशेषकर जो है वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी या नेट इस टाइप के एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको यूजी और पीजी के सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए और उसकी डिटेल तैयारी करेंगे तभी वो आपके लिए अच्छी तरीके से काम आने वाला है। लेकिन स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आजकल लोग कॉलेज जाना, क्लास करना इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, या फिर उनके पास टाइम नहीं होता है। तो उनके सहूलियत को देखते हुए उनके लिए ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है कि आप कभी भी किसी भी समय इन वीडियोस को देखिए और उसके बाद आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, ताकि आपको बाद में इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके, एक्स्ट्रा पैसे लगा करके कोई कोर्स लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपका सिलेबस ऑलरेडी आपके पढ़ने के समय ही, आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के सिर्फ आप कभी भी किसी भी समय इन वीडियोस को देख करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे और अब आगे आज हमें क्या पढ़ना है। होम साइंस की एमए की क्लासेस का ये आपका फर्स्ट पेपर है, फूड एंड न्यूट्रिशन, जिसमें हम लोग भोजन और पोषण के बारे में पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने भोजन क्या है, पोषण क्या है, पोषण की प्रक्रिया क्या है और यह किस प्रकार की है, भोजन की हमारे लिए आवश्यकता क्या है, प्लस पोषण की आवश्यकता क्या है, इन सारी बातों को जानते हुए हम लोगों ने भोजन के कार्य को भी समझ लिया है कि भोजन किन किन प्रकार से कार्य करता है। जैसे भोजन शारीरिक रूप से अपना कार्य करता है, मानसिक रूप से भी भोजन हमारे लिए आवश्यक है, और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज के समय की मांग बनती जा रही है, या एक ट्रेंड कहिए कि एक ट्रेंड सा बन गया है कि अगर हमें अपने नज़दीकी लोगों से तालमेल बिठाना है, उनसे बातचीत करनी है, गेट टुगेदर करना है, तो हम किसी भोज आयोजन का संचालन करते हैं या कोई पार्टी रखते हैं जिसमें हम भोजन, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ, पेय पदार्थ, इनका प्रयोग करते हुए और सबके साथ मिल बैठ करके कुछ समय बिताते हैं। और आपसी जो एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाने का तरीका है, उसका माध्यम हम भोजन को बना चुके हुए हैं। तो आपके लिए मैंने ये बताया कि भोजन किस तरीके से हमारे लिए काम कर रहा है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है, हमारी मानसिक संतुष्टि के लिए भी आवश्यक है, और हमारी सामाजिक जरूरतों को भी भोजन पूरा करता है। अब इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे कि भोजन जो है, जो हमारा आहार है, वो कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, आहार में उपयोग होने वाले जो पदार्थ है, जो आहार का वर्ग है, उनका वर्गीकरण वो अलग बात है, लेकिन वो बाद में आता है। सबसे पहले क्या आएगा कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उनको कैसे कैटेगराइज करेंगे, किस किस श्रेणी में उनको रखा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला वर्गीकरण आता है पोषक तत्वों के आधार पर, यानी कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, इससे पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा कि जो हमारे आहार में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं वो कुल 6 हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, आपका विटामिन, खनिज लवण, जल, ये 6 महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं जो हमें किसी भी प्रकार के आहार से ग्रहण करने पर प्राप्त होते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक रेशा भी मैंने आपको बताया था कि रेशा भी हमारे शरीर के लिए पोषक तत्वों जितना ही आवश्यक है, क्योंकि वही हमारे गट हेल्थ को अच्छा रखता है। यानी कुल मिलाकर के 7 तत्व ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम अपने आहार में, किसी भी रूप में हम भोजन ग्रहण करें, हमें यही 7 चीज़ें मिलती हैं। लेकिन इन 7 चीज़ों को जानने के बाद हमें ये जानना है कि ये 7 की 7 चीज़ें किस प्रकार कैटेगराइज की जा सकती हैं, हमारे भोजन को कैसे वर्गीकृत किया जाता है।
तो देखिए, यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट आपको बताया कि पोषक तत्वों के आधार पर भी हम भोजन को अलग अलग सेक्शन में बांट के देखते हैं। पहला आता है शरीर निर्माणक आहार, मतलब जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे हमारा प्रोटीन, इन 6 पोषक तत्वों में प्रोटीन एक ऐसा पोषक तत्व है जिसके द्वारा हमारे शरीर का संरचनात्मक संगठन संतुलित रहता है। ये जो है हमारे शरीर की निर्माणक इकाई के रूप में काम करता है। दूसरा है ऊर्जा प्रदायी आहार। ऊर्जा प्रदायी आहार वे होते हैं जिनके माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिनको खाने से हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसमें आता है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये आप लोगों ने ऐड देखा है ना, तुरंत शक्तिदायक ग्लूकॉन डी। ग्लूकॉन डी क्या है? ग्लूकॉन डी ग्लूकोज है, और ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी की आवश्यकता है तो हमें सबसे ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ग्लूकोज ही सबसे छोटी इकाई है कार्बोहाइड्रेट की, और इसीलिए ये ऊर्जा प्रदायी आहार की श्रेणी में रखा जाता है। तीसरा कैटेगराइजेशन आप देख सकते हैं कि इन आहारों में कौन जो बाकी हैं, जैसे हमारे सुरक्षात्मक आहार। अब सुरक्षात्मक आहार किसको कहेंगे? वे आहार जो हमारे इम्यून सिस्टम को, यानी कि जो हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, उनकी पावर इंक्रीज करते हैं, या ऐसे समझिए कि जिनको खाने से हमारा शरीर जो है वो बाहरी रोगों से, पैथोजन से लड़ने के लिए मजबूत हो पाता है। उन तत्वों को हम क्या कहते हैं? उन तत्वों को हम सुरक्षात्मक आहार के रूप में जानते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें हमारे विटामिन और खनिज आते हैं। अब ये आपने देखा कि पोषक तत्वों के आधार पर हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि कार्य के आधार पर आहार का वर्गीकरण किया जा सकता है, यानी कि जो भी आहार हम ग्रहण करते हैं वो शरीर के अंदर जाकर के जो कार्य करते हैं उनके आधार पर भी उनको अलग अलग बांटा जाता है। जैसे ऊर्जा प्रदान करने वाले, अब मैंने अभी यहाँ पर बताया आपको ऊर्जा प्रदायी आहार, कार्बोहाइड्रेट, ये हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा है ताप नियंत्रित करने वाला जल, H2O यानी जल। हम सभी जानते हैं कि जल के बिना हमारे शरीर की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर बाकी सारे पोषक तत्व उपस्थित हों लेकिन उनका परिसंचरण, उनका रेगुलेशन बॉडी में नहीं हो रहा है तो कोई भी कोशिका जीवित नहीं रह सकती। अरे कोशिका तक जो पोषक पदार्थ हम खा रहे हैं वो अगर हमारी कोशिकाओं तक पहुंचेगा ही नहीं तो ऊर्जा का निर्माण होगा कैसे? तो कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए जो प्रक्रिया है रक्त परिसंचरण की, रक्त में आप सभी को पता है कि हमारा 70% जल होता है, बाकी के 30% में हमारा प्रोटीन और जितनी भी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं वो सभी आ जाती हैं। तो आपने देखा कि कार्य के आधार पर भी अगर हम भोजन को वर्गीकृत करते हैं तो एक है हमारा ऊर्जा प्रदान करने वाला और दूसरा हमारा ताप नियंत्रित करने वाला जल। अगर आप ऐसे सामान्य सिस्टम में भी देखें तो अगर आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है तो सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं? हम ठंडा पानी ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि वही है जो हमारे शरीर के ताप का नियंत्रण कर पाता है। जल ताप नियंत्रण करने का कार्य करता है। प्रक्रिया नियंत्रण करने वाला, यानी कि हमारे शरीर में जितनी भी आंतरिक प्रक्रियाएं हो रही हैं उन सभी को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? विटामिन और मिनरल, क्योंकि विटामिन और मिनरल की सहायता से ही हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स और एंजाइम्स हैं उनका रेगुलेशन होता है। तो वो कैसे काम करेंगे? वो जो है वो हमारे शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो इसके लिए कौन से आहार आ जाते हैं? हमारे विटामिन और खनिज आ जाते हैं। चौथे नंबर पे संरचनात्मक एवं मरम्मत का कार्य प्रोटीन की हिस्सेदारी है। तो प्रोटीन को भी हमारे शरीर में संरचनात्मक एवं मरम्मत कार्य करने वाला बताया गया है। अब देखिए नस्वरता पर आधारित।
अब नस्वरता का क्या मतलब है? नस्वरता का मतलब होता है कि कोई भी आहार कितने दिनों तक सुरक्षित रह सकता है और कितने दिनों में वह जो है हमारे प्रयोग के लायक नहीं बचता। अगर कोई आहार अब एक निश्चित समयावधि तक ही उपयोगी है तो वही उसकी नस्वरता कही जाती है। अब देखिए, इस नस्वरता के आधार पर भी भोजन को हम 3 भागों में बांट करके देखते हैं। पहला, नस्वर या विकारी तत्व, यानी वे पदार्थ जिनको हम 24 घंटे से ज्यादा खाने की कैटेगरी में यानी कि सुरक्षित रूप से प्रयोग जिसका नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम नस्वर या विकारी या शीघ्र नष्ट होने वाले भोज्य पदार्थों की श्रेणी में रखते हैं। जैसे आपका दूध, दही, मांस, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके नस्वर या विकारी पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है आपका अर्ध नस्वर या अविकारी। अर्ध नस्वर अविकारी का मतलब होता है कि वे पदार्थ जो कुछ महीनों तक सुरक्षित रहने वाले हैं। मतलब एक तो हो गया कि केवल 24 घंटे तक आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं। भाई दूध, दही, मांस का प्रयोग हम 2-3 दिन के बाद 2-3 दिन तक नहीं कर सकते हैं, उसको हमें 24 घंटे के अंदर खत्म करना होता है। अब आजकल पाश्चराइज्ड आ जा रहा है, केमिकली ट्रीटेड आ जा रहा है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मली एक सामान्य भोज्य पदार्थ की बात कर रहे हैं। अब अर्ध नस्वर या अविकारी का मतलब होता है कि वे भोज्य पदार्थ जिनको कुछ महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपका कोई खाने का जो नमकीन है या जितने भी आपके पैक्ड फूड आते हैं, ये सभी क्या है? ये सब कुछ महीनों तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं, तो इन्हें हम अर्धनस्वर या अविकारी कहते हैं। फल हो गया, सब्जियां हो गई, ये सभी अर्धनस्वर या अविकारी हैं। फिर अनस्वर या अविकारी मतलब वे पदार्थ जिनको कई सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे कि हमारे सूखे अनाज, मटर हो गया, चना हो गया, दालें हो गई, चावल हो गए, गेहूं हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ये सभी मतलब जो ड्राइड हैं, जिनका जो डिहाइड्रेशन करके जिनको स्टोर किया जाता है, जिनका पानी निकाल करके सुखा करके उनको स्टोर किया जाता है, वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं? वो हमारे अनस्वर या अविकारी पदार्थों की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब अगला पॉइंट है आपका रासायनिक संरचना पर आधारित। तो आप सभी को पता है कि सृष्टि में या पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं उपस्थित हैं, सभी की अपनी कोई न कोई रासायनिक संरचना है, और अगर उनका इक्विलिब्रियम थोड़ा भी डिस्टर्ब होता है तो उनकी प्रकृति बदल जाती है और उस पदार्थ का स्वरूप ही बिगड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम अपने पोषक तत्वों को देखें या अपने भोजन को देखें तो इसे हम मुख्यतः 2 भागों में बांट करके देख सकते हैं। एक है हमारा कार्बनिक पदार्थ और दूसरे होते हैं अकार्बनिक पदार्थ। अब इसको भी आप देखिए, कार्बनिक पदार्थों में क्या क्या आएगा? हमारा कार्बोहाइड्रेट आएगा, प्रोटीन आएगा और फैट आएगा। इसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है, इसकी जो रासायनिक संरचना है इसमें कार्बन उपस्थित होता है, इसीलिए इसे कार्बनिक पदार्थ की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा है आपका अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार से कार्बन उपस्थित नहीं होता है, उसे हम अकार्बनिक पदार्थों की श्रेणी में रखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता करेंगे कि किसमें कार्बन है और किसमें नहीं है। तो देखिए, अगर इन पदार्थों के ज्वलन के बाद इनकी राख को देखा जाए तो उसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है, तो ही उसे हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। और अगर विटामिन और मिनरल को आप उसका ज्वलन करते हैं, जलाते हैं, तो आपको उसकी राख में से किसी भी प्रकार का कार्बन उपस्थित नहीं मिलेगा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अकार्बनिक पदार्थों की श्रेणी में रखा जाता है। ये तो आपने देख लिया। अब 5वें पॉइंट पे हम देखेंगे कि पदार्थों के उद्गम के आधार पर यानी कि उनकी प्राप्ति के स्रोतों के आधार पर भोज्य पदार्थ जो हैं वो मुख्यतः 2 भागों में बांटे जाते हैं। एक होता है हमारा प्राकृतिक और दूसरा होता है हमारा मतलब एक होता है हमारा वानस्पतिक और दूसरा होता है हमारा प्राणिज। प्राकृतिक तो दोनों ही हैं, क्योंकि ऊर्जा की प्राप्ति हमें प्रकृति से ही होती है ना। आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस की प्रणाली के बारे में सुन रखा होगा कि जो ऊर्जा है, जो सूर्य की ऊर्जा है, जो सौर ऊर्जा है, वह किस में बदलती है? वो किरणों के विकिरण के द्वारा जब पौधों पर पड़ती है तो वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से उसको जो है वो स्टार्च में और ग्लूकोज में, ग्लाइक में, तनों में स्टोर करते हैं और वो किस रूप में बदल जाता है? फिर हमारे
लिए एडिबल हो जाता है, और जब हम उसको खाते हैं तो वही एनर्जी हमारे शरीर के लिए उपयोगी होती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कोई भी वस्तु है और उसको अगर उसकी उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो या तो वह हमें वनस्पति से प्राप्त होगी और या तो वह हमें जीवों से प्राप्त होगी। हम जो कुछ भी खाते हैं वो या तो वनस्पति से प्राप्त होता है और या तो हमारे जंतुओं से प्राप्त होता है। अब देखिए आवश्यकता पर आधारित, यानी कि हमारे शरीर को जो पदार्थ होते हैं उनकी आवश्यकता कैसी है, अधिक मात्रा में आवश्यकता है या कम मात्रा में आवश्यकता है, इस आधार पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 6 के 6 पोषक तत्वों को 2 भागों में कैटेगराइज किया जाता है। एक होते हैं दीर्घमात्रिक और एक होते हैं सूक्ष्म मात्रिक। दीर्घमात्रिक वे पोषक पदार्थ होते हैं जिनकी अधिक मात्रा की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है, और सूक्ष्म मात्रिक वे तत्व होते हैं जिनकी बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, पर होती है, उन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता है। उनका लैक अगर हो गया, अगर उनकी कमी हमारे शरीर में हो गई तो वो हमारे लिए किसी न किसी रोग का कारण बन जाती है। जैसे कि विटामिन एंड मिनरल्स, अगर इनके शरीर में कमी है तो इसकी वजह से कोई ना कोई रोग होने लगता है। अब जैसे विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी हो जाती है, एक बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लीजिए। आप विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है, विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है, डी से सूखा रोग हो जाता है, इस तरीके से चीजें हो जाती हैं। और हाँ, जो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की कमी हमारे शरीर में इजीली आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती, इसलिए उसको हिडन हंगर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हिडन हंगर या छिपी भूख के नाम से जाना जाता है। तो ये आपने देखा कि सूक्ष्म मात्रिक की बात हो गई। दीर्घ मात्रिक, इसमें ये 3 तत्व आते हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इनकी जो है हमारे शरीर में आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि हमें ऊर्जा अधिक चाहिए। हमारे शरीर में जो निर्माणक और मरम्मत की प्रक्रिया है वो अधिकतर होती है, तो इसलिए हमें वो ज़्यादा चाहिए। फैट जो है वो एडिपोज टिश्यूज में हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर का जो सौंदर्य है या आप कहिए जो सुरक्षा है, इन सब चीज़ों के लिए वो इम्पॉर्टेंट होता है। प्लस कभी कभी हंगर और डिहाइड्रेशन की कंडीशन में जो है वो फैट ही जो है वो जल करके हमारी ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है। इसलिए ये तीनों अधिक मात्रा में हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं, और विटामिन और मिनरल की सूक्ष्म मात्रा हमारे शरीर में आवश्यक होती है। तो ये हमने देखा कि आहार का वर्गीकरण हम किन किन आधारों पे करते हैं। तो ये कुल 6 आधारों पर हम अपने आहार का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब तक पढ़ा कि पोषण जो है वो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए आहार पर होने वाली वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारे आहार से हमारे लिए जो महत्वपूर्ण आवश्यक पोषक तत्व हैं उनको कैसे अलग करके हमारे ब्लड में भेज करके हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, और बाकी के वेस्टेज को हमारे पाचन तंत्र के द्वारा अंततः उत्सर्जी अंगों द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो हमने देख लिया, यहाँ तक हमने अब तक समझ लिया। लेकिन अब हम इसे परिभाषित करते हुए आगे देखेंगे कि पोषण की जो प्रक्रिया है वो क्या है और पोषण कितने प्रकार का होता है, ये कैसे कैसे जो है हमारे शरीर में प्रभावी रूप में स्पष्ट होता है। तो देखते हैं, आइए। देखिए, युडकिन ने पोषण को समझाते हुए ये बात कही है कि पोषण जो है वो मनुष्य और उसके आहार के बीच का वो संबंध है जिसके द्वारा शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा जैविकीय पहलुओं पर वह उसके महत्व को समझ पाता है। यानी कि युडकिन के शब्दों में पोषण मनुष्य और उसके आहार के बीच के संबंध के रूप में स्पष्ट किया गया है। इसी तरीके से जब भी हम कॉपी में आपके एग्जाम में आप लिखेंगे तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हम किसी भी कंटेंट को लिख रहे हैं, जैसे पोषण के बारे में ही पूछ लिया गया, तो केवल सामान्य भूमिका के साथ साथ हमें उसमें किसी वैज्ञानिक का स्टेटमेंट भी डालना ही पड़ता है, तभी हमारा उत्तर प्रभावी हो पाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसी तरीके से परिभाषाओं को आपको
हूबहू लर्न करना होगा और आपको सेम टू सेम लिखना होगा, क्योंकि आप इसमें कोई भी परिवर्तन अपनी मनमर्जी के अनुसार नहीं कर सकते हैं। उसके आगे देखिए, इसे आपको याद करना है। अब बात पोषण के जनक की आती है कि आखिर पोषण का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, किसने इसके बारे में जानकारी सबसे पहले दी होगी। तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर किसी का नाम सामने आता है तो वो आता है एंटोनी लेवाइजर का। इन्होंने ही पोषण के बारे में सबसे पहले स्पष्ट किया था कि पोषण जैसी भी कोई प्रक्रिया होती है, इसका नाम दिया था और इसके बारे में बताया था। एंटोनी लेवाइजर को केमिस्ट्री के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें केमिस्ट्री के पिता के रूप में भी जाना जाता है। अगर बात इंडियन फादर ऑफ न्यूट्रिशन की जाए तो कोलुथुर गोपालन, इनका नाम सामने आता है। यह जो है यह भारत में पोषण के पिता के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने ही ICDS या एकीकृत बाल विकास सेवाएं जो अभी भी हमारे समाज में क्रियान्वित हो रही हैं, इसका सुझाव मिड डे मील जैसे परियोजना के लिए इन्होंने ही अपना सुझाव दिया था, ताकि बच्चों को मध्याह्न का भोजन मिलेगा, उनका पेट भरेगा, तभी वह शिक्षा के प्रति आकर्षित हो पाएंगे। तो इस प्रकार के सुझाव जो हैं वो कोलुथुर गोपालन के द्वारा दिए गए थे। इन्हें ही भारत में पोषण के पिता के रूप में जाना जाता है। अब पोषण के बारे में इतना जानने के बाद हम आगे यह जानेंगे कि पोषण कितने प्रकार का होता है। तो पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है सुपोषण और दूसरा होता है कुपोषण। सुपोषण यानी कि हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुरूप जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वह भोजन सुपोषण की श्रेणी में आता है। इसको भी हम कैटेगराइज करेंगे तो दो भागों में बांट सकते हैं। सुपोषित भोजन जो है वो एक तो संतुलित होगा और एक पर्याप्ततम होगा। संतुलित का मतलब जितनी आवश्यकता है केवल उतना ही भोजन ग्रहण करना, और पर्याप्ततम का मतलब होता है कि हमारे शरीर को भोजन की जितनी आवश्यकता है उससे भी 50% एक्स्ट्रा भोजन ग्रहण करना। इसे हम सर्वोत्तम भोजन या पर्याप्ततम आहार के नाम से भी जानते हैं। एक कैटेगरी आपकी सुपोषण की हो गई, दूसरा होता है कुपोषण। कुपोषण का मतलब ये होता है कि शरीर में जितने भोजन की आवश्यकता है या तो वह उससे कम ग्रहण किया जा रहा है या तो उससे अधिक ग्रहण किया जा रहा है। दोनों ही कंडीशन में इसे कुपोषण की श्रेणी में रखा जाएगा। और भारत जो है आजकल दोहरे कुपोषण की मार झेल रहा है। क्यों झेल रहा है? क्योंकि कुछ वर्ग ऐसे हैं या कुछ आप देख सकते हैं कि कुछ लोग, कुछ परिवार ऐसे हैं जो भोजन की कदर ही नहीं जानते हैं और अधिक से अधिक भोजन ग्रहण करते हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं, फेंक रहे हैं और इतना खा रहे हैं कि खा खा के बीमार पड़ जा रहे हैं। वहीं एक वर्ग समाज में ऐसा है जिसको एक वक्त की रोटी मिलती है तो अगले वक्त की रोटी के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उनको अगले वक्त में रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्हें काम करने के बाद जो पैसे मिलते हैं उनसे वो अपना भोजन का व्यवस्था करते हैं। और अगर उनको काम नहीं मिला तो निश्चित रूप से उनको अगले समय में अगर सुबह मिला तो शाम को नहीं मिलना है, शाम को मिला तो सुबह नहीं मिलना है। तो एक तरफ तो वो वर्ग है जिसको भोजन मिल नहीं रहा है, इसलिए उसका शरीर कुपोषित होता चला जा रहा है, उसकी आवश्यकता ही नहीं पूरी हो रही है। और दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा है जो इतना खा रहा है कि खा खा के बीमार पड़ रहा है और उसके शरीर में भोजन की जो मात्रा है वो पर्याप्ततम से भी ऊपर बढ़ती चली जा रही है और वो विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित होता जा रहा है। तो दोनों तरीके की जो समस्या है इसका भार हमारे भारत पर पड़ रहा है, हमारी सरकार पर पड़ता है, हमारे समाज पर पड़ता है। तो इन सब दोनों ही वजहों से व्यवस्था जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो आपने देखा पोषण क्या है, पोषण के पिता और पोषण कितने प्रकार का होता है।